बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद और आज हम लोग सेकेंड केमिस्ट्री चैप्टर 9 जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का है उसमें से डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिस्कवरी ऑफ बेंजीन और उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। प्रीवियसली लेक्चर्स के अंदर जैसे कि आप लोगों को पता है क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस कर ली, नॉमेनक्लेचर डिस्कस कर लिया, उसके अलावा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन भी डिस्कस किया। तो अभी जो डिस्कवरी है, सबसे पहले बेटा 1825 के अंदर माइकल फेराडे नाम का एक साइंटिस्ट था। इसने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसकी की? वेजिटेबल ऑयल की। उसके अंदर से ना ये हासिल किया बेंजीन। अब हम लोगों को बेटा ये चीज पता है कि हम लोगों ने इस चैप्टर के शुरू में ये डिस्कस किया था कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोस हैविंग मिनिमम वन बेंजीन रिंग, जिनमें कम से कम एक बेंजीन का रिंग मौजूद होता है, वो बेटा क्या कहलाता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं या एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब इसमें चीज क्या है? वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल जो कि हम लोग फसलों वगैरह से हासिल करते हैं, जैसे सरसों का तेल आ गया, ऑलिव ऑयल आ गया, इसी तरीके से बहुत ज्यादा सारे हम लोग जो ऑयल हासिल करते हैं, आलमंड ऑयल आ गया वगैरह, उनके अंदर से जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को हम लोगों ने बेटा चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ा था सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में, उसके अलावा 10th की केमिस्ट्री में भी डिस्कस किया था। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है ऑन द बेस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हम लोगों ने चीजों की सेपरेशन करनी होती है। तो यहाँ पर भी वही चीज थी, जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की वेजिटेबल ऑयल की, उस वेजिटेबल ऑयल के अंदर से बेंजीन और इसके डिफरेंट जो डेरिवेटिव्स हैं वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर करवाए थे माइकल फेराडे। फिर इसके बाद 1846 के अंदर A.W. हूफमैन नाम का साइंटिस्ट था। इसने भी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ही करवाई थी, लेकिन कोल तार की। अब हम लोगों को चीज एक बड़ा याद होगा ही कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 जो था सेकेंड केमिस्ट्री का, उसमें डिस्कस किया था कि जब हम लोग कोयले को इन दी एब्सेंस ऑफ एयर बर्न करते हैं, तो एब्सेंस ऑफ एयर में उसके आगे कुछ कंपाउंड्स हासिल होते हैं, जैसे हम लोगों ने अमोनिकल लिक्कर पढ़ा था, कोक पढ़ा था, कोल तार पढ़ा था, कोल गैस पढ़ा था। तो कोल की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, हम लोगों ने कोल तार हासिल की। इसी कोल तार के अंदर से भी हम लोगों ने पढ़ा था कई सारे कंपाउंड हासिल होते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स भी इसमें से हासिल होते हैं। इसमें से हम लोगों ने उसी टाइम भी पढ़ा था, इसमें से एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हासिल होते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या है, कोल तार की भी जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की ऑन द बेस ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो उसमें से बेंजीन और उसके कंपाउंड जो है ना हासिल हुए जो कि एरोमेटिक थे। उसी बुनियाद के ऊपर इसकी बेटा डिस्कवरी आती है। नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का जो ढांचा है उसको हम लोगों ने देखना है कि बेंजीन बना हुआ किस तरीके से। तो अगर हम लोग देखते हैं, एक तो साइंटिस्टों ने किया था एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस मतलब बेंजीन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं उसका मुआयना किया। एलिमेंट क्योंकि एलिमेंट होते हैं ना, एटम्स जो हैं वो एलिमेंट्स के अंदर से ही आते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा एलिमेंटल एनालिसिस। इस एलिमेंटल एनालिसिस के जरिए से उसने एम्पिरिकल जो फॉर्मूला था ना वो मालूम किया, वो फाइंड आउट किया। और जब एलिमेंटल एनालिसिस के जरिए से एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट किया तो इसका फार्मूला आया CH। अब यहाँ पे क्या है, इसके एम्पिरिकल फार्मूला CH का हम लोग अगर देख लेते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला मैस फार्मूला हम लोगों को याद होगा, हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, एक पढ़ा था फार्मूला मैस, एक हम लोगों ने पढ़ा था मॉलिक्यूलर मैस। तो वो कैसे मालूम करते हैं? वो मालूम करते हैं हम लोग जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय इट्स नंबर ऑफ एटम्स।
प्लस मॉलिक्यूलर मास या एलिमेंटल मास ऑफ सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? हमारे पास कार्बन है। कार्बन का मास बेटा यहाँ पे कितना होगा? कार्बन का मास हम लोगों को पता है 12 ग्राम। कार्बन है कितने? कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो 1.008, हम लोग सिंपली 1 भी लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 1 हाइड्रोजन। तो बेटा 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 12 ही बच गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 ही रह गया, तो ये कितना हो गया 30 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये इसका क्या आ गया? एम्पिरिकल फार्मूला मास। वो कैसे हासिल किया? एलिमेंटल एनालिसिस के जरिए से। फिर वेपर डेंसिटी मेथड, वेपर डेंसिटी मेथड यानी कि वेपर्स कितने गाढ़े होते हैं उसकी बुनियाद के ऊपर ना उन्होंने यहां पे मॉलिक्यूलर जो मैथ था, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ वो हासिल किया। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ हासिल किया। अब ये जब मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ हासिल किया, वो बोलते हैं कि इसका मैथ आया 78.1008 AMU, राउंड अबाउट इसके था उन्होंने बोला। इसको हम लोग सिंपली 78 भी कर सकते हैं, इतना काफी राउंड ऑफ करके ना 78 भी हम लोग कर सकते हैं। तो वेपर डेंसिटी मेथड के जरिए से मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ उन्होंने निकाल लिया। अब इसी फार्मूला मैथ के अगर उन्होंने देखा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनता है तो वो यहां से निकल सकता है, लेकिन हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में और बेटा 9th क्लास में पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कैसे करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है? N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला के जरिए से हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ मालूम कर सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला हमें पता है, एन नहीं पता। अब एन कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये भी हम लोगों ने पढ़ा था 9th में ही। एन इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैथ। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैथ के जरिए हम लोग एन निकालेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला मैथ बेटा हम लोगों ने जो मालूम किया था वेपर डेंसिटी मेथड के जरिए से, वो 78.1 समथिंग आता है, 78 लिख लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे जो एम्पिरिकल फार्मूला मैथ है वो कितना है? 13 है। कितना आएगा? 6 आएगा, एन की वैल्यू 6 आ गई। अब हम लोग इसको पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में। जब पुट करते हैं एन की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला क्या था? CH। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 कार्बन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 6 हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये फार्मूला क्या बन गया? C6H6। बेंजीन का जो एग्जैक्टली फार्मूला हम लोग करंटली डिस्कस करते आ रहे हैं वो बेटा क्या होता है? C6H6। ये उसकी डिस्कवरी के अंदर आ गया कि स्ट्रक्चर जब साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया तो वो किस तरीके से डिस्कवर हुआ। फिर इसके बाद आ जाता है अनसैचुरेशन। बोलते हैं कि बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाईली अनसैचुरेटेड है। अब अनसैचुरेटेड कैसे है? हम लोगों को याद हो, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन की वैलेंसी पूरी सेटिस्फाइड होती है सिंगल बॉन्ड के साथ। और हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर डबल बॉन्ड हो जाएगा तो अनसैचुरेटेड, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो मजीद ज्यादा अनसैचुरेटेड। रीजन क्या है? रीजन उसके बेटा हम लोगों ने पढ़ा था नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहां पर भी क्या है? C6H6 है। अब हम लोग अगर इसका कंपैरिजन ही कर लें प्रीवियसली अल्केन और अल्काइन के साथ में आ रहे एंड के ऊपर हम लोग बोलते हैं बेंजीन। अल्केन हम लोग ले लेते हैं बेटा 6 कार्बन वाला, 6 कार्बन वाला अल्केन ले लेंगे तो इसमें 14 हाइड्रोजन, 6 कार्बन एंड 14 हाइड्रोजन। अल्कीन लेंगे 6 कार्बन एंड 12 हाइड्रोजन। अल्काइन लेंगे 6 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन। बेंजीन लेंगे तो C6
6। अब हम लोग देखें नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने, 14, 12, 10, 6। देखो बेटा, सैचुरेटेड जो था उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स मैक्सिमम, जैसे एक डबल बॉन्ड आया हाइड्रोजन्स कम हो गए, सैचुरेशन कम हो गई, अनसैचुरेटेड बन गया। ट्रिपल बॉन्ड आया हाइड्रोजन मजीद कम हो गया, मतलब अनसैचुरेशन मजीद बढ़ गई। अब इसमें देखें, इसमें तो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा कम है सभी के मुकाबले। जब कम है तो मतलब ये होगा कि ये जो बेंजीन होता है हाईली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इस हाईली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हम लोग आगे बाकी इसकी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अब एक चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है, अनसैचुरेशन ऑफ एनी कंपाउंड जो हो गई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि हाइड्रोजन एटम्स की मिकदार जो होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अनसैचुरेशन, यानी कि जैसे जैसे हाइड्रोजन की मिकदार कम होती जाएगी अनसैचुरेशन बढ़ती जाएगी, हाइड्रोजन की मिकदार बढ़ती जाएगी अनसैचुरेशन कम होती जाएगी। ठीक है बेटा, ये चीज हम लोगों को पाई जाती है। तो ये तो था हमारा डिस्कवरी और स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।